Okay, so today we'll discuss the next part of functions of Reserve Bank of India, in which I will talk about the details of how Reserve Bank of India is a regulator and supervisor of the financial systems. Last time हमने कुछ portion cover किया था, उसके आगे का portion हम आज cover करेंगे कि Reserve Bank of India कैसे regulate और supervise करता है financial systems को. ठीक है, तो कुछ portion हमने पिछली बार पढ़ा था, जैसे बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए ब्रॉड पैरामीटर्स, कैसे उनको काम करना चाहिए, कैसे उनको पब्लिक कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, कैसे डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने चाहिए, कैसे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने चाहिए, कैसे बैंकिंग कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत महंगी बैंकिंग नहीं होनी चाहिए. तो इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं. रिजॉर्ट्स टू मॉरल सुएजन, ये एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस तरीके की राइट्स हैं, इस तरीके का एम्पावरमेंट है कि वो म्यूट कर दीजिए प्लीज, ऑल सिस्टम्स प्लीज गो ऑन म्यूट. ओके, तो उनकी कोशिश ये रहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरह से कस्टमर्स का और डिपॉजिटर्स का, शेयर होल्डर्स का बैंक के और जो बाकी कनेक्टेड पार्टीज हैं उनका सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो. इसके लिए वो मॉरल और एथिकल जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है उसको एनफोर्स करती है बैंक्स के ऊपर कि उसको ठीक से वो काम करे. इसका काम करने के लिए वो क्या करते हैं कि कई कमर्शियल बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करते हैं. तो जैसे जो पब्लिक सेक्टर के कमर्शियल बैंक्स हैं, मैंने दो तरीके के बैंक्स आपको बताए थे, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स. तो जो पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स है विच आर यूजुअली ओन्ड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार या राज्य सरकार उसको ओन करती है, जिसके 50% से ज्यादा शेयर्स इन सरकारों के पास होते हैं, उनके अंदर तो बाकायदा रूल है कि एक या दो रिप्रेजेंटेटिव्स या कोई प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आरबीआई ही अपॉइंट करती है, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि सारी गवर्नेंस ठीक से हो रही है, बैंकिंग प्रैक्टिसेस आर एथिकल इन नेचर, राइट, देयर इज अ मॉरल रिस्पांसिबिलिटी लाइंग विद द बैंक, सही तरीके से लोन बढ़ रहे हैं, सही तरीके से डिपॉजिट्स आ रहे हैं, जो बैंक ट्रांसफर्स हो रहे हैं मनी या जिस तरीके की प्रैक्टिसेस मनी को एक्सेप्ट करने की या विड्रॉ करने की है वो सब ठीक है. तो इन सब चीजों को देखना. रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, और ये तो आपको मनी फ्लो के अंदर भी, मॉनेटरी अथॉरिटी के अंदर भी मैंने समझाया था कि किस तरह से कितना मनी मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, कितना लोन की तरह यूज किया जा सकता है, उस फ्लो को फ्लो ऑफ क्रेडिट बोलते हैं. जो मनी मार्केट के अंदर अवेलेबल है उस मनी में से कितना पोर्शन आप क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी रेगुलेट करना जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है. और इस फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, अपने मॉनिटरिंग में रखने के लिए बहुत सारी टूल्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जैसे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये सीआरआर और एसएलआर दो तरीके के फंड्स होते हैं जो आरबीआई के पास वक्त वक्त पे रहते हैं, जो वो बैंक से ही लेता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स हो चाहे प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक्स हो, उनको सर्टेन पार्ट ऑफ देयर कैपिटल रखना पड़ता है एज रिजर्व आरबीआई के पास. तो उस रिजर्व को कभी आरबीआई कम करता है, कभी बढ़ाता है. तो जब बढ़ाता है तो और पैसा लेता है बैंक से, जब कम करता है तो उस पैसे में से कुछ पोर्शन रिलीज कर देता है बैंक्स को. तो ये तरीका होता है क्रेडिट के फ्लो को या मनी के फ्लो को कंट्रोल करने का, राइट. तो इस तरीके की चीजें जो है आरबीआई करता है, हमने मॉनेटरी अथॉरिटी फंक्शन में भी पढ़ा था. Moral suasion, key appointments or use of powers vested by Banking Regulation and Reserve Bank of India Act के कुछ एग्जांपल्स देखिए आप, जिसमें नैतिक या एथिकल वैल्यूज को लेकर के दबाव बनाया गया हो, कुछ अपॉइंटमेंट्स सर जो है आरबीआई ने एनफोर्स किए हों, या अपने पावर्स का यूज किया हो यूजिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. तो उसमें मैंने 4 बहुत बड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको. शिखा शर्मा वॉज द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक 2018 तक, और वो 9 साल से कंपनी की, एक्सिस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थी. उनको हटना पड़ा 2018 में आफ्टर आरबीआई सर्व्ड अ नोटिस टू हर कि कुछ इरेगुलरिटीज हुई बैंक में, कुछ प्रॉब्लम्स हुई बैंक में, जिसकी वजह से बैंक ने नोटिस दिया शिखा शर्मा को कि विद इन नेक्स्ट
8 months आपको जो है अपनी पोस्ट छोड़नी होगी, सो बी प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने उस नोटिस का फॉलो किया और एक नया सीईओ और एमडी कंपनी का बनाया गया एक्सिस बैंक का, एंड शी लेफ्ट इन 2018। चंदा कोचर 2018 में, ये तो बहुत नोन आई थिंक फैक्ट है, आईसीआईसीआई बैंक की, वो भी 9 साल से एमडी और सीईओ थी, उनको भी हटाया गया। शी वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस बाय आईसीआईसीआई बोर्ड। आईसीआईसीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको टर्मिनेट कर दिया उनकी सर्विस से, क्योंकि शी वाज इन्वॉल्वड इन सम सॉर्ट ऑफ फ्रॉड। कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर प्राइमरीली, जिसमें माना जाता है कि चंदा कोचर वाज आल्सो ऑफ कॉम्प्लिसिट नेचर। तो उनको भी 9 साल सर्विस करने के बाद टर्मिनेट करना पड़ा, और ये सारी कार्रवाई में आरबीआई वाज वन पार्टी। राणा कपूर, एवरीबॉडी न्यू, जस्ट बिफोर लॉकडाउन ही वाज अरेस्टेड। He was also the CMD of Yes Bank. He was the chairman and managing director of Yes Bank, and he was also asked to resign. He also resigned in December 2018. He was also the CEO, chairman and MD of the company since 2004. उसके बाद अभी बिल्कुल जो recent एक change हो रहा है वो है आदित्य पुरी, HDFC बैंक के 1996 से CMD है वो, और he is also stepping down in October 2020, और उनकी जगह जो नया replacement है वो भी आ गया है, और he will be stepping out of the bank. उनको भी बोला गया कि आप भी अपने कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स को बेच दीजिए और कंपनी को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बहुत लंबे समय तक किसी के रहने से फ्रॉड या कॉर्पोरेट कल्चर को करप्ट होने में बहुत इजी हो जाता है, काफी टाइम तक अगर कोई आदमी, एक आदमी टॉप पर रह जाता है। तो ये चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस तरीके के अधिकार हैं कि वो की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर नजर रखे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर नजर रखे, और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनको अंडर वन ऑफ द एक्ट्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर उनको यूज करके उन लोगों को हटाने या अपॉइंट करने का प्रोसेस इफेक्ट कर सके। तो ये एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इशुअर ऑफ करेंसी, RBI is the only institution in the country which, with the help of few institutions under RBI, is issuing and allowing the exchange of currency and coins in the country. और इसमें दो चीजें हैं, वो करेंसी इश्यू भी करता है, एक्सचेंज करने का अधिकार भी देता है लोगों को, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी देता है, और डिस्ट्रॉय करने का भी अधिकार, खराब मतलब उसको नष्ट कर देने का भी अधिकार जो है वो केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। And what is the objective? To give the public adequate quantity and quality of supplies of currency notes and coins. Currency notes और coins जो कि अच्छी क्वालिटी के हों और डिसेंट क्वांटिटी में, जो फ्लो ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमने मॉनेटरी अथॉरिटी में पढ़ा था वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, कि उतना क्वांटिटी में जितनी जरूरत है अवेलेबल हो और उसकी क्वालिटी भी अच्छी। खराब नोट को कोशिश करती है बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिस्टम से विड्रॉ कर लिया जाए, सिस्टम से हटा लिया जाए थ्रू द रेगुलर यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। तो इसके क्या फीचर्स हैं? मोनोपोली इन इश्यू ऑफ नोट्स, जो नोट्स की प्रिंटिंग है उनकी सारी प्रेस, उनकी सारी कंपनीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओन्ड कंपनीज हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी प्राइमरी कंपनी है, वो सब सब्सिडरी कंपनीज है, होल्डिंग कंपनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्मिटी इन मॉनेटरी सिस्टम, इससे क्या फायदा होता है? एक तरीके का मॉनेटरी सिस्टम है, आपके पास नोट छपने का एक स्टैंडर्ड है, कोडिंग है कि 10 रुपए का नोट इस तरीके का है, 20 रुपए का नोट इस तरीके का है, लेकिन उसका बेसिक डिजाइन बिल्कुल, बेसिक डिजाइन में किस तरह से नोट का लिखा जाएगा, कितनी भाषाओं में नोट के अंदर कोडिंग होगी, उसके बीच में एक जो सिल्वर फॉइल होती है वो होगी, उसके अंदर गांधी जी का फोटो होगा, ऊपर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस पर लिखा होता है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से सिग्नेचर होगा, उस पे लिखा होगा कि आई प्रॉमिस टू पे ₹10 टू द होल्डर। इस तरीके का पूरा एक डिजाइन है जिसमें यूनिफॉर्मिटी है। बेटर कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई इन द कंट्री, एक अथॉरिटी होने से, मॉनेटरी अथॉरिटी, इश्यू करने में, एक्सचेंज करने में जो करेंसी के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, वो बहुत आसानी से हो सकता है। एक अथॉरिटी होती है, और दूसरा कॉपी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंक्रीजेस पब्लिक कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली लोगों को पूरा विश्वास होता है आरबीआई में, आज भी पूरा भरोसा है लोगों को कि जो करेंसी मैनेजमेंट है वो बहुत सेफ हैंड्स में है, बहुत अच्छे हैंड्स में है, और बहुत एफिशिएंटली पूरा सिस्टम चल रहा है।
मॉनेटरी मैनेजमेंट, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है आरबीआई, ये हम पढ़ चुके हैं। मॉनेटरी मैनेजमेंट बिकम्स वेरी वेरी इजी। कंट्रोल ओवर क्रेडिट क्रिएशन, कितना क्रेडिट मार्केट को देना है, इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट देना है या नहीं देना है, बैंक्स की इस डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली परस्यू करता है, उसको कम या ज्यादा करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अर्न्स प्रॉफिट्स बाय इशूइंग पेपर करेंसी। ऑब्वियसली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे वो अपना प्रॉफिट कमाता है। तो जो वो करेंसी नोट्स इश्यू करता है उसके बदले में प्रॉफिट कमाता है। जो पेपर बनाता है, पेपर के ऊपर प्रिंटिंग होती है, उसको फिर मार्केट के अंदर डालता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, उससे पैसे कमाता है और उसके थ्रू प्रॉफिट भी कमाता है। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल एक मैं देना चाहूंगा। यूज ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, ये हमने ऊपर जो एक्ट्स पढ़े थे उनमें से एक एक्ट है जिसका इस्तेमाल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग द करेंसी इन कॉइन्स, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो द पर्पस ऑफ प्रिंटिंग एंड इशुएंस ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स अक्रॉस द कंट्री। तो भारतीय सिक्का अधिनियम है 2011, जिसको भी चेंज किया गया है 2011 में, उसके अंडर जो है वो करेंसी नोट्स और कॉइन्स को प्रिंट करने का अधिकार है उसके पास। तो ये एग्जांपल क्योंकि ऊपर एक एक्ट भी दिया हुआ था, सो आई हैव रिलेटेड दैट ओवर हियर, दैट इशुअर ऑफ करेंसी आरबीआई के पास उसकी मोनोपोली है, नोबडी एल्स इन दिस कंट्री हैज अ राइट ऑफ प्रिंटिंग। डेवलपमेंटल रोल, नाउ व्हाट आर द अदर रोल्स ऑफ आरबीआई? So Reserve Bank of India is responsible for the economic development of the country as well. कैसे? It has a range of promotional activities or functions to perform across the nation for achieving the national economic objectives. तो कैसे करता है? एक तो मनी और कैपिटल मार्केट्स को कंट्रोल करता है। मनी मार्केट तो हमने समझ लिया कि फ्लो ऑफ करेंसी, फ्लो ऑफ क्रेडिट, कितना क्रेडिट देना है, कितनी करेंसी होनी चाहिए, व्हाट अमाउंट ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड, राइट, इस तरीके की चीजें। कैपिटल मार्केट का मतलब ये होता है कि जिन जगहों पर कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है, उन मार्केट्स को जहां पर इस मनी का यूज हो रहा है उनको भी कंट्रोल करना, उनको भी डेवलप करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है। यूजिंग ऑल द एक्ट्स एंड empowerments that they have through those laws, undertakes measures to promote economic development and growth। जैसा कि पहले हम लोगों ने मॉनेटरी अथॉरिटी में भी डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाना रिजर्व बैंक ऑफ की एक मतलब ही ये है कि कितना मनी फ्लो है, इसके थ्रू बहुत सारी चीजें, जैसे हमने सीआरआर डिस्कस किया था, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड, उसको बढ़ाना या घटाना, राइट। रूल्स बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए। जितना फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आ रहा है और इंडिया से बाहर जा रहा है, इसको मॉनिटर करता है, इसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। तो ये सारी चीजें करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके से फ्यूल करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री की ग्रोथ को फ्यूल करता है। बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसको इंडिया के अंदर अलाउ करता है। कैसे रूल्स बनाए जाए? इजी रूल्स बनाए जाए जिससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ऐसे रूल्स बनाए जाए जिससे इन्वेस्टमेंट जहां से आ रही है वो सही जगह से आ रही हो, उसका ओरिजिन ठीक हो, इलीगल एक्टिविटी से पैसा निकल करके इंडिया के अंदर ना आ जाए और लीगल एक्टिविटी में लग जाए, ऐसा ना हो। तो ये सब चीजें देखना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेंटेन्स प्राइस एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। प्राइस तो मैंने आप लोगों को पहले ही बिल्कुल फंक्शन में बताया था मॉनेटरी अथॉरिटी में, कि जो जनरल प्राइस लेवल्स होते हैं कंट्री में, होलसेल मार्केट के अंदर और रिटेल मार्केट के अंदर, उसको मेंटेन करना। किसी भी चीज के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है कि कैसे प्राइसेस को स्टेबलाइज किया जाए, कैसे प्राइसेस को रोका जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा कैश लोगों के पास अवेलेबल हो ताकि बाइंग कंट्री के अंदर कंजम्पशन उतना ही बना रहे, जीडीपी उतना ही बना रहे। ऐसे ही एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी आरबीआई इंश्योर करता है कि भाई रुपये की कितनी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है। जितनी डिमांड ज्यादा रुपये की इंटरनेशनल मार्केट में होगी, जैसे अमेरिकन डॉलर्स की सबसे ज्यादा डिमांड होती है इंटरनेशनल मार्केट में, सबसे ज्यादा कंट्रीज में अमेरिकन डॉलर्स एक्सेप्टेबल है, तो इंडियन रुपी कितनी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है, कहां पर यूज हो रहा है इंडियन रुपी, ये इंश्योर करना जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे एफर्ट्स करता है
जिससे रुपी की वैल्यू अगेंस्ट इंटरनेशनल करेंसीज स्टेबल रहे। जो हमने 73-74 रुपए देखा है वो आज से 5 साल पहले वो 65 रुपीज पर डॉलर। आज अगर 74 रुपए हो गया है तो द एक्सचेंज रेट इज नॉट वेरी स्टेबल। इन 5 years वी हैव लॉस्ट अबाउट 9 रुपीज 10 रुपीज पर डॉलर। तो ये चीज जो है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो है वो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करता है, फाइनेंस करता है, एनेबल करता है ताकि वो अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम्स में काम कर सके। एंड दोज इंस्टीट्यूशंस आर आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक है, ये बहुत बड़े लेवल का रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा बैंक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट पर जब आप क्रेडिट यूज करते हैं एक्सपोर्ट के वक्त, उसकी गारंटी करना जो है वो भी आरबीआई उसमें भी इन्वॉल्व है। नाबार्ड तो ये मेंशन कर ही दिया, सिडबी, ईसीजीसी, ये तीनों मैंने इंस्टीट्यूशंस बता दिए। इनके अंदर भी जब ये लोग अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज को ओपन करते हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, एक्सपोर्ट गारंटी के लिए काम करते हैं, तो उसमें आरबीआई इनको हेल्प करता है इफ रिक्वायर्ड फाइनेंशियली और मॉनिटरी। अगर मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल मार्केट से पैसा आना है, नहीं आ पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आरबीआई इज दी ऑर्गेनाइजेशन, नोडल अथॉरिटी जो उसमें हेल्प करती है ईसीजीसी को कि वो चीजें कंप्लीट हो सके। तो कैसी चीजें हो सकती हैं, जैसे प्रोविजंस ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट, नाबार्ड जो संस्था बनी हुई है वो भारत सरकार से एक बना हुआ अधिनियम है, नाबार्ड अधिनियम, राइट। उसको जो है उसके थ्रू, उसके प्रोविजंस को यूज करके नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, नेशनल हाउसिंग बैंक भी एक एक्ट बना हुआ है, और ऐसे ही नेशनल हाउसिंग बैंक बना हुआ है जो इंडिया में हाउसिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, ठीक है, DICGC एक एक्ट बना हुआ है, इससे भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है DICGC। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को इनके एक्ट्स के थ्रू फैसिलिटेट करता है ताकि ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके फाइनेंशियल सेक्टर में टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और 3 बहुत बड़े काम है ये, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर एक्ट और बैंक बना हुआ है, उसको फैसिलिटेट करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक, कंट्री के अंदर जितनी हाउसिंग के स्कीम्स चल रही हैं, जितने हाउसिंग के अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको फाइनेंस करना, फंड करना नेशनल हाउसिंग बैंक का काम है, तो वो एक और तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो जितने बैंकों के पास लोगों के डिपॉजिट्स हैं, बैंक्स ने प्रॉमिस कर रखा है कि 1 लाख रुपए उसमें से अगर बैंक डूबता है तो 1 लाख रुपए जरूर मिलेंगे हर डिपॉजिटर, जितना भी बैलेंस है उसका 1 लाख रुपए। तो ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड है कि 1 लाख रुपए जरूर मिलेगा जितना भी डिपॉजिट है। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए डिपॉजिट है तो आपको 1 लाख मिले, फिर आप उसको 1 लाख के हिसाब से प्रोरेट करिए। तो ये चीजें जो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये करती है टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या फायदा है, एक तो मार्केट स्टेबलाइज होते हैं, क्रेडिट इजीली अवेलेबल होता है, चाहे आप नाबार्ड की बात करें चाहे नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें, और कैपिटलाइजेशन होता है कोर सेक्टर्स में लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये डेवलपमेंटल रोल है, और इससे पहले हम लोगों ने रेगुलेटर एंड मॉनिटरी रोल, रेगुलेटर रोल और सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स वाला रोल जो है वो डिस्कस किया है। एनी क्वेश्चंस इन दीज 2 रोल्स? ओके, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा कि बहुत अलग अलग और नए नए तरीके के पेमेंट सिस्टम्स इस कंट्री के अंदर डेवलप हुए हैं। ये इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि पेमेंट पहले भी होता था, लेकिन पहले पेमेंट करने के तरीके बहुत सिंपल थे। आप कैश पेमेंट कर दीजिए, आप बैंक से ड्राफ्ट बनवा लीजिए, या चेक से पेमेंट कर दीजिए। अब जो है सिस्टम्स जो है धीरे धीरे करके, खास तौर पे 2016 के बाद, वैसे कुछ सिस्टम्स तो 2016 से पहले भी आ गए हैं, बट इसमें क्या है कि लोग अलग अलग तरीके के सेटलमेंट सिस्टम्स या पेमेंट सिस्टम्स ले आए हैं। तो आरबीआई हैज बीन रिस्पांसिबल टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो क्या किया है इन्होंने कि सेफ एंड एफिशिएंट मोड्स ऑफ पेमेंट इस कंट्री के अंदर हो, ये आरबीआई ने बहुत बड़े लेवल पर
इंट्रोड्यूस भी किया है और सेफ और एफिशिएंट सिस्टम हो इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं और बहुत इफेक्टिव मॉनिटरिंग इन पेमेंट सिस्टम्स की और सेटलमेंट सिस्टम्स की आरबीआई कर रही है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स में फ्रॉड होते हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, डेटा हैक होता है, क्योंकि ये सब सिस्टम्स अब ऑनलाइन हो गए हैं, तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है इन सिस्टम्स पर से। और आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो करेंसी नोट्स हैं उसका इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, कॉइन्स का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, राइट। और आज की डेट में कोविड-19 सिचुएशन में तो कैशलेस इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जगहों पर लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को नोट न दिए जाए, राइट, और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाए। तो कमर्शियल बैंक्स कैन इजीली सेटल देयर क्लेम्स विद ईच अदर। इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि कमर्शियल बैंक्स आपस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं। जब मैं कमर्शियल बैंक्स की फंक्शनिंग आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बाद, तो आपको बहुत क्लैरिफाई होगा कि कैसे आरबीआई एक दूसरे के पेमेंट्स को इनेबल करता है। तो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक कि मान लीजिए मेरा एक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूं और उसका अकाउंट मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में। तो मैं जब पेमेंट करूंगा किसी को, तो मान लीजिए मैं चेक लिखूंगा पंजाब नेशनल बैंक, मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, तो मैं पंजाब नेशनल बैंक के चेक पर लिखूंगा मिस्टर मोहन सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर एचडीएफसी का सो एंड सो, पे 50,000 रुपीज, और एचडीएफसी के ड्रॉप बॉक्स में डाल दूंगा या एचडीएफसी के ब्रांच में जाके दे आऊंगा। अब देखिए बैंक्स के बीच में होगा, उसके बाद हमारे जो बिजनेस रिलेशंस है उसके बीच में होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक उस चेक को वैलिडेट करके भेजेगा पंजाब नेशनल बैंक, बोलेगा प्लीज इसका पेमेंट आप मुझे ट्रांसफर करिए ताकि मैं जो बिजनेसमैन है उसको पेमेंट कर दूं। हालांकि एचडीएफसी बैंक पहले बिजनेसमैन को पेमेंट कर देगा क्योंकि ये रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं बैंक्स के, लेकिन ये जो एक प्लेटफॉर्म इंटरनली डेवलप किया होता है, बैंक्स के बीच में भी डेवलप हो रखा है एक प्लेटफॉर्म पेमेंट्स का, ऑनलाइन ट्रांसफर्स का। तो फिर पीएनबी उस चेक को पढ़ेगा, एक रूल बना हुआ है कि 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर उस चेक का पेमेंट करना है। वो उस रूल को देखेगा, उसको वेरीफाई करेगा, चेक को, सब कुछ ठीक है, इस आदमी के अकाउंट में पैसे हैं, उसको उठा करके एचडीएफसी को दे देगा। तो ये एक इंटरनल ट्रांसफर ऑफ मनी भी हो रहा है बैंक्स के बीच में। और बाद में जो पेमेंट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक टू एचडीएफसी बैंक, दैट इज बिकॉज दीज टू बैंक्स आर इंटरनली ट्रांसफरिंग पेमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इकोनोमाइजेस द यूज ऑफ कैश। इससे सबसे बड़ा फायदा है जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स आ गए हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो करेंसी का कंट्रोल किया जा सका है बहुत हद तक। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसको भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जब सिस्टम्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स आईटी के होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम्स बन जाते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग करना ज्यादा आसान हो जाता है। उसको अगर आप पैन कार्ड से अटैच कर दें, आधार कार्ड से अटैच कर दें, तो हर ट्रांजैक्शन की एक जो प्रिंट होती है वो आरबीआई के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास और लोगों के पास हो जाती है। डिस्क्लोजेस द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इससे जो है इन पेमेंट सिस्टम से बहुत आसान हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए किसी भी कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन की, उसके पास कितना कैश अवेलेबल है, कितना उनके पास डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं, ये पता करना बहुत आसान होता है। अगर ये सिस्टम्स ऑनलाइन नहीं होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होंगे, तो थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है। तो अब देखिए जैसे डिफरेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक यूपीआईज, राइट, एंड यूपीआईज आर इनेबल्ड थ्रू बैंक्स, पेटीएम, अमेजॉन, गूगल पे एटसेट्रा। ये बहुत इजीली मॉनिटर हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं और सुपरवाइज हो रहे हैं फॉर फाइनेंशियल गवर्नेंस थ्रू आरबीआई। फाइनेंशियल गवर्नेंस जो है इनकी आरबीआई इंश्योर कर रहा है, देख रहा है कि ये ठीक तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, इनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम सिक्योर्ड हैं और ये बैंक से कनेक्टेड हैं, और जो ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो लोग ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उन लोगों की उसको केवाईसी, नो योर कस्टमर, प्रॉपरली हो रखी है। सारे लोगों के पैन कार्ड्स कैप्चर्ड है पेटीएम में, अमेजॉन में, गूगल पे में। ये सब चीजें जो है वो आरबीआई इंश्योर कर रहा है, आरबीआई के पास इसका अधिकार है। और अगर आपको मैंने ऊपर एक एक्ट भी बताया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट, और कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल गवर्नेंस एक्ट, ये दोनों एक्ट्स के थ्रू इन प्लेटफॉर्म्स को वो मैनेज कर रहा है, आरबीआई जो है वो मॉनिटर कर रहा है।
इसके अलावा एक बहुत मेजर फंक्शन है जो हम आज लास्ट कवर करेंगे, वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट. इट परफॉर्म्स द मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑल्सो एक्ट्स एज देयर बैंकर. सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके सबके अकाउंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खुले हुए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेरी क्लियरली इज नॉट अ रिटेल बैंक और अ होलसेल बैंक. हम जैसे लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई खाता नहीं खुलवा सकते, रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है रिजर्व बैंक का. केवल बैंक्स के और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होते हैं. जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट करके ऑयल पेमेंट्स करती है या कोई और तरीके के काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो सब आरबीआई में उनके जो अकाउंट्स खुले हैं उसके थ्रू होते हैं. और आरबीआई क्या करती है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस देती है. शॉर्ट टर्म या बड़े लोन्स या एडवांसेस देती है. इट ऑल्सो कलेक्ट्स चेक्स एंड ड्राफ्ट्स डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट अकाउंट. जितने गवर्नमेंट अकाउंट में चेक्स, ड्राफ्ट्स वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं वो आरबीआई में होते हैं. और एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जितना इनकम टैक्स का फंड है, जितना जीएसटी का फंड इकट्ठा होता है, ये अल्टीमेटली कंसोलिडेट होता है आरबीआई के पास. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आरबीआई के पास होते हैं. सरकार को जब भी इसकी जरूरत होती है, थ्रू द गवर्नमेंट अकाउंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के, वो गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करता है. represents governments in the international stages such as International Monetary Fund, वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरीके का पार्टनर है, और वहां पर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं आपको. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द की पेमेंट एंड रिसिपिएंट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्सचेंज ऑफ टैक्सेस लाइक जीएसटी. जीएसटी में आप लोगों ने अगर कभी कोई बिल देखा हो, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा प्लीज कोई प्रिंटेड बिल देखिए जिसमें जीएसटी लिखा हो. तो उसमें लिखा होता है जीएसटी एट 5% और उसके नीचे लिखा होता है एसजीएसटी 2.5%, सीजीएसटी 2.5%. इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल जीएसटी इज 2.5%, स्टेट जीएसटी इज 2.5%. जिस जगह पर वो ट्रांजैक्शन हुआ है उस जगह की जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, मान लीजिए दिल्ली में मैं करूंगा तो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी 2.5% जाएगा और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, जो कि सेंट्रल जीएसटी. राइट, तो 2.5% होता क्या है, ये एक साथ पहुंच जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 2.5% अलग करके हर किसी के स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करती है. ये आरबीआई में ही होता है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है वो आरबीआई से ही वो इंस्ट्रक्शन देती है आरबीआई को कि ये 2.5% राजस्थान को दे दिया जाए, ये 2.5% तेलंगाना को दे दिया जाए, ये 2.5%, और वो अमाउंट्स आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अकाउंट से ट्रांसफर कर देती है स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट. डेवलपमेंटल स्कीम्स फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक महात्मा गांधी नरेगा, नेशनल हेल्थ मिशन एटसेट्रा आर फंडेड थ्रू आरबीआई मैनेज्ड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स. भारत सरकार का बहुत सारा फंड बजट के थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन में या महात्मा गांधी नरेगा में रिलीज करती है स्टेट गवर्नमेंट्स की. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वहां से ट्रांसफर करती है आरबीआई रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स में. तो ये आरबीआई ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन मैनेजिंग द अकाउंट, इनकम्स, रिसीट्स, प्रॉफिट्स और एक्सपेंडिचर्स वगैरह को मैनेज करना उसका काम. नेशनल लेवल फंड्स आर क्रिएटेड थ्रू आरबीआई मैनेज्ड अकाउंट्स लाइक मुद्रा. राइट, मुद्रा जो योजना है वो आरबीआई के पास ही उसका सारा फंड है, जिसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बड़े लोन्स दिए जाते हैं. और दूसरा नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, एनडीआरएफ बोला जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष बोला जाता है वो. और दूसरा ये जो अभी एक फंड और पीएम केयर स्टार्ट हुआ है इन द टाइम ऑफ कोविड, ये भी जो है इसके अकाउंट्स भी जो है वो आरबीआई के पास होते हैं. आरबीआई के पास ये फंड अवेलेबल होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करता है, अकॉर्डिंगली द बैंक ऑपरेट्स. आरबीआई हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिसबर्सिंग द सब्सिडीज ऑफ वेरियस स्कीम्स. गैस सिलेंडर से लेकर फर्टिलाइजर्स से लेकर एग्रीकल्चरल यूज ऑफ डीजल तक जितनी स्कीम्स होती हैं इसकी सब्सिडीज आरबीआई ही बांटता है. आरबीआई डिफरेंट बैंक्स को देता है और फिर वो बैंक्स ट्रांसफर करती हैं बाकियों के अकाउंट्स में. ठीक है, तो ये चीज जो है कुछ है. बैंकर्स टू द बैंक मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट्स फॉर ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स. शेड्यूल्ड बैंक की डेफिनेशन हम लोग
पड़ेंगे आगे चल करके। तो जितने शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनको आरबीआई के पास अपने अकाउंट्स रखने भी होते हैं, और वैसे भी बैंकर्स बैंक है, कभी अगर बैंक को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई करता है। तो सारे बैंक्स के, कमर्शियल बैंक्स के, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑल द बैंक्स विल हैव एन अकाउंट इन आरबीआई। दे विल कीप सर्टेन कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर वगैरह पहले से ही होता है। इसके अलावा भी करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं वो लोग आरबीआई के साथ, जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ा फंक्शन आरबीआई अपने आप में परफॉर्म कर रहा है। तो आरबीआई आज तक हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वगैरह जो सुनते आए, ये इतना छोटा और नॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है। इट्स अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन गवर्निंग ऑलमोस्ट एवरी ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। और मॉनिटरी, जितना मनी, करेंसी आप लोग रोज देखते हैं खर्च होते हुए, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ करेंसी नोट्स, ये सारा आरबीआई मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, बनाता है। तो ये चीज जो है हम लोगों को आज हम लोग आरबीआई के थ्रू समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई बहुत मुश्किल चैप्टर तो नहीं है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। तो इसी में से पहले तो जो आपका CA5 होगा वो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया में से होगा। CA6 जो है वो इसमें से होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से। ठीक है?